हेलो एवरीवन, मैं गिरिवर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आर्य फूड फाउंडेशन में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो इसमें क्या क्या टॉपिक ले रहे हैं हम आज। सबसे पहले हम लेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद में जब हम पढ़ लेंगे कैपेसिटर डिवाइस क्या होती है, उसके बाद में हम चलेंगे इसके एप्लीकेशंस के ऊपर, एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। उसमें क्या क्या आएगा, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके अदर्स फॉर्म होती हैं, जैसे स्फेरिकल भी होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है। उसके बाद में चलेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये जो वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये है कि यदि दो प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो, लेकिन यदि उसकी जगह भी हम डाइलेक्ट्रिक ये मीडियम डाल दें तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, जैसे रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज एंड पैरेलल, वैसे ही कैपेसिटर के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर उसके बाद में हम चलेंगे कोरोना डिस्चार्जिंग। एक टर्म होती है जो यूज ली जाती है, इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को लेते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक अपने घरों के अंदर यूज हम लेते हैं, जैसे अपने फैन के अंदर जो सेल आता है जिसको हमें क्या बोलते हैं, ये कैपेसिटेंस कैपेसिटर ही बोलते हैं उसको। तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है, वो हमने लगाते हैं उसके अंदर फैन में। ऐसे ही कूलर की मोटर के अंदर होती है, या फिर जो ट्यूबलाइट होती है उसका जो चौक होता है, जिसको हम कई बार सेल पे बोलते हैं, वो भी यही होता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है, या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है ये डिवाइस। ठीक है, अब ये बनती कैसे है, कैपेसिटेंस बाद में आएगा। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। अच्छा, बनती कैसे है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो प्लेट्स का। अब यहाँ पर मैं इस प्रकार से कुछ प्लेट ले रहा हूँ, जो कि मान लो कि या तो हो जाएंगी रेक्टिलिनियर, ठीक है, या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि ये स्क्वायर की तरह हो सकता है, स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, दो प्लेटें यदि बिल्कुल पैरेलल रख दी जाए, और दो प्लेटें किसकी होंगी, मेटल की, मेटल प्लेट होती है। यानी कंडक्टिंग मटेरियल की थी दो प्लेटें, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई हो, जिसको हम नाम देते हैं सेपरेशन डी। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। इसका काम क्या होता है, ये डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, चार्जेस को स्टोर करती है। ठीक है, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तब इसके एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम में ले लिया जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि इस प्रकार का कैपेसिटर होता है। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल भी होता है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है रजिस्टर का, उसी प्रकार से कैपेसिटर का भी सिंबल होता है। ये सिंबल यूज लिया जाता है कैपेसिटर का। तो इक्वल लेंथ की लाइन होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, या फिर कई बार ये वाला सिंबल भी यूज लिया जाता है। ये दोनों ही वैलिड है। और यदि आपको तीसरा सिंबल ऐसा दिख जाए, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ये वेरिएबल का मतलब है कि जैसे ये इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी कि कितने फैरेड का है, इसकी अब हम बताएंगे कि अब यूनिट क्या होगी, फैरेड होगी, FARAD। कितने फैरेड का है, ठीक है, 2 माइक्रो फैरेड का है, 2 नैनो फैरेड का है, या 2 पिको फैरेड का, फिक्स होता है। लेकिन ये वेरिएबल होता है, इसमें कोई ट्यूनर होता है जिससे हम इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमने देख लिया कैपेसिटर क्या क्या होता है, किस प्रकार से बनता है। दो मेटल्स की प्लेट होती हैं, वो किसी डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई हों, इस प्रकार से बनता है कैपेसिटर। और थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे ये कोई दो मेटल है, इसके ऊपर चार्ज है +Q, ठीक है। अब हम एक्चुअल पार्ट पे आते हैं।
इसका पोटेंशियल है V1, दूसरा मेटल रखा हुआ है जिसका चार्ज है -2, दूसरा पोटेंशियल कितना है V2। ये डिस्टेंस D के ऊपर रखे हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट को एक्चुअल में बोला जाता है कैपेसिटर। कैसे? इन दोनों के बीच में देखो पोटेंशियल इसका V1, ये V1 पोटेंशियल के ऊपर है। सपोज करो कि ये बैटरी से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, सेल से, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं P पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं N नेगेटिव। ठीक है, पैरेलल हो सकता है, बिल्कुल पैरेलल, या फिर स्फेरिकल हो सकता है, अभी हम बात करेंगे। तो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसको हम लिखते हैं V। यानी दो प्लेटों के बीच में, दो मेटल की प्लेट है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। और एक प्लस Q चार्ज, ठीक है, एक के ऊपर प्लस Q चार्ज हो, कहने का मतलब इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज है, और सेकंड के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज, उतना ही सेम अमाउंट होना चाहिए, ये भी कंडीशन है, तब जाके उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। यानी जो फेसिंग सरफेस होती हैं, जैसे ये पॉजिटिव, अच्छा इसको पॉजिटिव कैसे, किस प्रकार से चार्ज किया जाता है? इसके लिए है चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो टेक्निक हमने पहले ही पढ़ ली। इसको नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे? उतना ही नेगेटिव चार्ज लेना है, जैसे इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इसके ऊपर -2 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। ठीक है, ये बात होगी कैपेसिटर। ठीक, अब उसके बाद में क्या होता है, जो हम यहाँ से ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V है दोनों प्लेटों के बीच में। तब ये देखा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यानी जितना चार्ज इसकी प्लेट के ऊपर है, प्लेट चार्ज कौन सा लेना है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कि प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो टोटल चार्ज तो 0 है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल एक आपको देखना है कि कौन सा चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है मेटल के ऊपर। तो देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब यदि हम यहाँ से वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब V बढ़ता जाएगा, यदि V बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो देखा गया कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर कहें कि Q, इसी इक्वेशन से ये आ जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाने पर Q बढ़ता जाता है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है C, कैपिटल C, और ये C कहलाता है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये C तो कहलाएगा कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर, ये V कहलाएगा यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। ठीक है, और Q कहलाएगा चार्ज ऑफ कैपेसिटर। इस प्रकार से कुछ टर्म्स यूज करनी होती हैं। C को हमने बोल दिया कैपेसिटेंस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है फेरेड, फेरेड होती है। और यहाँ से देखा जाए तो C की वैल्यू कितनी आएगी? Q अपॉन V, चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर, या वोल्टेज डिफरेंस ऑन कैपेसिटर। तो यहां से देखो चार्ज कितना होता है? कूलॉम, नीचे वोल्ट, तो कूलॉम पर वोल्ट बोल दीजिए। ठीक है, कूलॉम पर वोल्ट बोल दीजिए, या फिर आप इसको बोल दीजिए फेरेड, FARAD, फेरेड। तो ये इसकी यूनिट की बात कर ली। अब इस प्रकार से होता है, देखो 1 फेरेड, ठीक है, 1 फेरेड बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अभी हम चेक करेंगे। लेकिन यदि डेली लाइफ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है, वो किया जाता है या तो 1 माइक्रोफेरेड, 1 नैनोफेरेड, या फिर पिकोफेरेड, स्मॉल p, f। तो माइक्रोफेरेड जैसे 10 माइक्रोफेरेड हो गया, 8 माइक्रोफेरेड हो गया, 6 माइक्रोफेरेड हो गया, 4 नैनोफेरेड हो गया, 2 पिकोफेरेड हो गया। इस प्रकार से ये वाली जो टर्म्स हैं, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड, ये ज्यादा यूज में ली जाती है, क्योंकि कैपेसिटर की यदि हम इतने की बात करें, तो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे उसके फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि यदि हमें 1 कूलॉम, ये 1 फेरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, तो हमें कितनी बड़ी प्लेट लगानी पड़ेगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर।
इसमें सबसे पहले है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किस प्रकार से बनता है उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे हम। सेकंड टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। ये किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है कि कोई भी दो प्लेट आपको पैरेलल लेनी है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको देना है प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर आपको देना है माइनस क्यू चार्ज, ठीक। उसके बाद में दोनों के बीच में यहां पर वोल्टेज डिफरेंस कितना है, ये मैंने मान लिया V है। दोनों प्लेटों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है V, यानी कहने का मतलब यदि ये V1 वोल्टेज के ऊपर है और ये V2 वोल्टेज के ऊपर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 माइनस V2, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस सिस्टम की कैपेसिटेंस हम मान के चलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज C, ठीक है। ये हमने मान ली, इसी हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। अपने पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CV, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब देखो यदि मैं यहां पर इस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, क्वेश्चन 1 से यदि मुझे C निकालना तो मैं क्या करूंगा Q अपॉन V, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यदि मैं किसी प्रकार से वोल्टेज कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास आसानी से क्या आ जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू जब यहाँ पर रखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की तो आसानी से C कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अच्छा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव है, ठीक। तो पहले हम रीजन बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 रीजन है अपने पास। भाई पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। तो इस प्लेट की वजह से, इस प्लस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि चार्ज Q, देखो चार्ज यदि Q है और इसका एरिया आप मान लीजिए A है, इस प्लेट का एरिया कितना है, जैसे आपकी बुक है, ये 2 बुक रखी हुई है इस प्रकार से पैरेलल परपेंडिकुलर, इस बोर्ड को काटते हुए रखी हुई है, तो उसका एरिया है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आएगी और इसकी कितनी आएगी, माइनस सिग्मा, हम सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो प्लस चार्ज की वजह से ये एक वो प्लेट हो गई, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेट जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसकी वजह से कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा निगेटिव वाले की वजह से कितना होगा यहाँ पर, माइनस, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर, डायरेक्शन भी इस प्रकार से रखनी है। देखो प्लस वाले की वजह से क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा यदि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो, और यदि मुझे सेकंड रीजन में कैलकुलेट करना है प्लस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। इसकी बात करें तो क्या होती है, यहाँ पर यदि देखो इसके लेफ्ट पार्ट में क्या करेगा, ये क्या करता है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है फील्ड लाइंस को, और यदि यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो इस प्रकार से होगा, ठीक। तो इस वाले पार्ट के अंदर माइनस की वजह से किधर डायरेक्शन होगी, ये वाली होगी, ठीक। तो उसको यदि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, जैसे ये x हो गया, तो नेगेटिव वाले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आएगा प्लस का, और इस वाले की वजह से कितना आएगा, डायरेक्शन क्या है, पीछे दूर की तरफ जाती है, ठीक है, प्लेट से दूर आउटवर्ड, तो कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब देखो इसकी वजह से बाहर और इसकी वजह से प्लेट की ओर, तो कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, किसी और क्वांटिटी के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर नेट कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखो प्लस वाली की वजह से ये डायरेक्शन है बाहर की ओर, और नेगेटिव वाली की वजह से अंदर, प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, कैंसिल, 0। यहाँ पर देखो दोनों ही प्लस की वजह से बाहर और माइनस की वजह से भी अपनी ओर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा ऐड होके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कौन से रीजन के अंदर, सेकंड रीजन के अंदर। यानी कहने का मतलब कहाँ आ गया, दोनों प्लेटों के बीच में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो वोल्टेज में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल, क्या रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू ई डी। यदि डिस्टेंस वो d है, ठीक है, तो क्या आएगा, V इक्वल्स टू ई डी। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ से कोई चार्ज लेंगे हल्का सा, ठीक है, डेल्टा क्यू डैश, उसको यहाँ से इस प्लेट से लेके यहाँ तक लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, और यूनिट चार्ज होना चाहिए वो। जब यूनिट टेस्ट चार्ज को इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के ऊपर लेके जाएंगे तो वही वर्क डन अपना किस में स्टोर हो जाएगा, V में। और कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आएगा V इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, E का वैल्यू यहाँ पर रखिए, E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा को हटा दीजिए क्योंकि फॉर्म में आंसर लेके आइए। अच्छा, रिलेशन क्या होता है दोनों में, सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रख दो यहाँ पर। तो Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, वोल्टेज डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, कितना आया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 तो क्या मिलेगा अपने को, टू एंड 4 से क्या आएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन वोल्टेज कितना है, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला गया कैंसिल हो गया, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कितना आएगा, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही है, एंड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। देखो क्या है कि प्लेट का एरिया कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस दो प्लेटों के बीच में d है तो उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होता है 8.85 into 10⁻12 तो फिक्स है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अच्छा, कैपेसिटेंस कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है कि आपकी जो प्लेटें हैं, ठीक है, उनकी शेप कैसी है, शेप का मतलब वो स्पेरिकल है, ठीक है, या सिलेंड्रिकल है या पैरेलल प्लेट है, तभी तो हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी तो तीनों का फॉर्मूला अलग अलग आएगा, मतलब शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। साइज, साइज मतलब कैसे, एरिया कितना है, डिस्टेंस एरिया कितना है प्लेट का, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेपरेशन यानी दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी के ऊपर, तो साइज, शेप एंड सेपरेशन हो गया। और मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अभी तो वैक्यूम है, बाद में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो उसका फॉर्मूला अलग आएगा। कहने का मतलब शेप, साइज, ठीक है, इस प्रकार से सेपरेशन और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब मैंने कहा था कि इसके अंदर हम एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि देखो लेट d इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया, और c इक्वल्स टू 1 फेरेड। यदि मुझे 1 फेरेड का कैपेसिटर बनाना है तो मुझे देखो यहां से C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो मैं एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूं प्लेट का। भाई डिस्टेंस कितने के ऊपर रखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर के ऊपर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, बहुत ही कम लेंथ होती है, तो उसके ऊपर दो प्लेटें रखी हुई हैं, ठीक। उसके बाद में यहां से एरिया क्या आ जाएगा, CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, जिसकी वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। C कितना है 1, D कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो क्या आएगा 10⁻⁻2 मीटर। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। यहाँ से देखो कितनी पावर कैंसिल हो गई, -10, तो ये नियरली अबाउट देखो 10⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, 8.85। ये नियरली इक्वल टू कितना आएगा, ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ऑर्डर आ जाएगा 10⁻9, ठीक, क्योंकि ऊपर 10 है, 10 इंटू 10⁻9, 10 को डिवाइड करोगे 8.85 से तो 1 से बिगर ही आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसको नियरली अबाउट कितना लेके चल रहे हैं 10⁻9, और ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक, क्योंकि एरिया कैलकुलेट कर रहे हो आप। तो एरिया कितना बड़ा है 10⁻9 मीटर स्क्वायर, मतलब ये हुआ, ये कब बनेगा
तब दो प्लेटें आपके पास हों, ठीक, 1 सेंटीमीटर के ऊपर रखी हुई हैं, सेपरेशन तो ये हो गया। उनका एरिया कितना है, लगभग 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लेंथ और 30 किलोमीटर ब्रेड्थ की, ठीक है। यानी उसकी लंबाई कितनी है, लगभग 30 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, लगभग 30 किलोमीटर। इतनी बड़ी प्लेट आपको रखनी पड़ेगी, 30 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी प्लेट, ठीक है। तब जाके कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, 1 फैराड। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि हम 1 नैनो फैराड 1 पिको फैराड के ही कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। अब यदि एरिया छोटा है, देखो एरिया कम है तो कैपेसिटेंस भी कम आएगा। हाँ, डिस्टेंस को मिनिमाइज, डी आप जितना कम करोगे कैपेसिटेंस उतनी ही बढ़ेगी। तो ये बनाया जाता है कि डिस्टेंस मिनिमम रखी जाती है, कम से कम जितनी मिलीमीटर, यदि मिलीमीटर के ऑर्डर में बनाई जाए, मिलीमीटर एक्चुअल में मिलीमीटर के ऑर्डर की ही बनती है। तो अब हम चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर, उसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। स्फेरिकल पे चलते हैं, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट, स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, ये कैसे बनता है, देखो पहला तो किस प्रकार से बनता है, दो प्लेटें रखी हुई है, मेटल की प्लेट। स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है कि यदि दो मेटेलिक स्फेयर हो आपके पास, उनका सेंटर एक जगह ही हो, जैसे इसकी रेडियस मैंने मान ली r1 और इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू दे दिया, ये पोटेंशियल v1 के ऊपर है। कई बार देखो ऐसे वर्मा में इसको v प्लस भी लिखा गया है, v प्लस भी, v1 को v प्लस और v2 को उसने लिखा है v नीचे माइनस, सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में, तो वो कोई बात नहीं है। जबकि एनसीईआरटी क्या कर रही है, v1 v2 लेके चल रही है। दूसरी मेटेलिक स्फेयर हमने ले ली जिसका सेंटर इसी पे है, यानी को सेंटर है, जिसकी रेडियस कितनी है r2 इस स्फेयर की, और इसके ऊपर उसने मेंटेन किया है माइनस क्यू चार्ज, और ये पोटेंशियल v2 के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से ये स्फेरिकल, इस प्रकार से दो स्फेयर हों, एक छोटा स्फेयर अंदर और उसके बाहर एक दूसरा स्फेयर मेटालिक स्फेयर, तब स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो Q इक्वल्स टू CV एंड C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो मुझे वोल्टेज चाहिए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अच्छा, लेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2, यही होगा, V1 माइनस V2। ये कैलकुलेट करने के बजाय मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर मुझे यदि इस रीजन के अंदर, देखो ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये क्या है, थर्ड रीजन। अच्छा, क्या फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जीरो है। क्यों है, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो पहले मेटल स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। सेकंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसमें चार्ज कितना है, प्लस क्यू, माइनस वाला तो बाहर है, वो बाहर है। यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ये आएगी। यदि हम r रेडियस का यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएं, गॉसियन सरफेस बनाएं, ठीक है, तो Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर या KQ अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जब आप यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना हो गया, चार्ज एनक्लोज हो गया जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इसमें भी जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट और थर्ड रीजन में तो जीरो है, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू अपन 4πε। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ए इंटू डी आर, ये होता है, क्योंकि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है, लेकिन जो फोर्स यहाँ पर लगता है वो लगता है अपोजिट, उसकी वजह से साइन आता है माइनस, ये हमने पहले भी फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर डालिए, पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप, R2 टू R1, ये कितना है, Q अपन 4πε0 r स्क्वायर, तो Q अपन 4πε0 तो बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर और dr, ये Q अपन 4πε0 बाहर आ गया, 1 अपन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहां से Q अपॉन 4πε0 1 अपन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपन r, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपन r, R2 एंड R1। तो यहाँ से V कितना आ गया,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका आ गया पोटेंशियल का, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, यदि हम ये फॉर्मूला बाद में भी काम आएगा, जब हम एक इसमें कंडीशन यूज करेंगे उसमें भी काम में आता है। इस पोटेंशियल की वैल्यू जब यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 3 का यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन, ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं आगे। कैसे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई R1 R2 तो आ गया इसमें एलसीएम, ठीक है, होगा क्या, R2 माइनस R1 ऊपर हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक। इसको इससे डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो Q तो नीचे रहेगा, R2 माइनस R1 भी नीचे रहेगा, ऊपर कौन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, कहने का मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर R1 इंटू R2, नीचे क्या आ जाएगा, Q R2 माइनस R1, तो Q से Q कैंसिल, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया अपना, ये फॉर्मूला बन गया C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब इसमें कंडीशंस यूज कर लेते हैं, इफ R2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, R2 यदि इन्फिनिटी है, कहने का मतलब जो बार वाला स्पेयर है वो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंदर स्पेयर है, यानी एक सिंगल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, बार वाला पता नहीं कहाँ पर अपनी रेंज से बाहर है, वो ऊपर प्लस चार्ज है, रेडियस R1 है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर R2 की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा R1, तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो Q से Q तो कैंसिल हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा, सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, R1 क्या है, उस स्पेयर की रेडियस, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे तो बनते हैं ही, इस पे भी बनते हैं। अब उसके बाद में ये स्फेरिकल कैपेसिटर की हमने बात कर ली, अब हम चलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर। सेकंड का थर्ड पार्ट, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर किस प्रकार से बनता है, कुछ नहीं, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल प्लेटें रख दी जाती है, मेटल की प्लेट जिनकी एक्सिस एक होती है, इस प्रकार का यदि अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाए, जैसे अपना फैन के अंदर जो कंडेंसर होता है, जो कैपेसिटर होता है, वो इसी शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, ठीक। और आपने यदि उसको ओपन किया हो तो उसके अंदर बीच में एक फॉइल होती है, जो फॉइल होती है वो डाइलेक्ट्रिक का काम करती है। अभी यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अंदर वाली प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है और बाहर वाली प्लेट के ऊपर जो सिलेंड्रिकल मेटल प्लेट है उसके ऊपर क्या है, माइनस Q चार्ज। इसकी रेडियस कितनी है, R1 है, और बाहर वाली की रेडियस कितनी है, R2, ठीक है। R1 और R2 रेडियस हो गई। अब वही फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा, R रेडियस का क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे, ठीक है। एक सिलेंडर बनाते हैं, उसका हमने कैलकुलेट किया था, यदि इसकी सरफेस एक वायर की तरह तो है ये सिलेंडर,
ठीक है। तो यदि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या है, जैसे इस एक्सिस से आप आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, ये वाला डिस्टेंस है आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी, तो यहाँ से सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन वी। इक्वेशन नंबर 1, यही काम करना है सब में, सी इक्वल्स टू Q अपॉन वी। हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से और यहाँ पर रखना है। वोल्टेज क्या होता है, देखो कहाँ से कहाँ तक जाओगे आप, R2 से R1 E इंटू डी आर। यदि इस लैम्डा को हम चार्ज की फॉर्म में लिखना चाहें और यदि इसकी लेंथ L है तो हम जानते हैं वी नो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन L। लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। L लेंथ के अंदर कितना चार्ज होगा, लैम्डा होगा। तो यहाँ से लैम्डा की जगह हम क्या यूज करेंगे, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और R भी रहेगा। ये इक्वेशन हमें यूज लेनी है इस यहाँ पर। तो देखो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L तो बाहर आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये तो आ गया इस इंटीग्रेशन से बाहर, माइनस साइन है, R2 R1, ठीक है जी। 1 अपॉन R एंड डी आर। अच्छा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। तो 1 अपॉन R का कितना हो जाएगा, log R माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, इसका हो गया log R R2 R1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि हम लिमिट को चेंज करें तो लिमिट को चेंज करेंगे तो ये साइन किस में बदल जाएगा, प्लस में। Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ऊपर आ जाएगा R2, नीचे आ जाएगा R1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log R2 माइनस log R1। यहाँ से कितना हो गया ये, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, log M माइनस log M, log M माइनस log N कितना फॉर्मूला होता है, log M बाई N। तो log अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R2 अपन R1, इसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। रखिए इसको। वोल्टेज के लिए इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, तो यहाँ से Q अपॉन, देखो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R2 अपॉन R1, तो Q से Q कैंसिल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, log R2 बाई R1। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R2 अपॉन R1, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के कैपेसिटर पढ़ लिए, पहला प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। अब हम थर्ड टॉपिक में चलते हैं कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है और वहां पर फोर्स कितना लगता है कैपेसिटर के अंदर। दो टाइप के हमने इस प्रकार से कैपेसिटर ले लिया, तो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये प्लस Q चार्ज है, इसके ऊपर माइनस Q चार्ज मेंटेन है, और इसका एरिया प्लेट का कितना है, A। पोटेंशियल V1 के ऊपर है, पोटेंशियल V2 के ऊपर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 माइनस V2। इक्वेशन नंबर 1 हम जानते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। इक्वेशन नंबर 2 ये हमने लिख लिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि फोर्स कितना होता है। देखो इस प्लेट की वजह से इसके ऊपर कितना है, प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। इस प्लेट की वजह से इस प्लेट के ऊपर, सेकंड प्लेट के ऊपर भाई, यदि ये प्लेट 1 हो और ये सेकंड हो, तो प्लेट 1 की वजह से ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, प्लस Q चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकंड
ड्यू टू फेस्ट कितना होगा, ये प्लस लिख दो इसको, इसकी वजह से है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्लस कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कहने का मतलब यदि मैं सिग्मा को यहाँ से रिमूव करूँ तो क्यों ओपन एरिया आ जाएगा, तो 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 3, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस क्यू इंटू एफ इक्वल टू क्यू होता है, तो क्यू की जगह माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस, तो यहां से क्या आ जाएगा क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फोर्स। यानी देखो ये प्लस प्लेट है और ये नेगेटिव है, ये प्लस प्लेट इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, कितने फोर्स से करेगी, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यदि वो पूछ ले कि कैपेसिटर के अंदर कितना फोर्स लगता है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट फोर्स लगता है लगातार। प्लस वाली इसको खींचती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से, और नेगेटिव वाली इस प्लस वाली को अट्रैक्ट करेगी। ये हम कैसे करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए और उसको प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो कितना आंसर आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड देखना है तो वो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स से यहाँ पर काम करता है, यदि हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो। ये तो होगी फोर्स की बात, कितना आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यदि आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी एनर्जी स्टोर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके हैं, या तो हम एनर्जी स्टोर किस प्रकार से होगी, मुझे इसको क्यू चार्ज देना है कैपेसिटर को, क्यू चार्ज देने का मतलब होता है कि प्लस प्लेट को क्यू प्लस क्यू चार्ज देना होता है, उसके सामने वाली को माइनस क्यू, अपने आप ही डेवलप हो जाता है। तो मैं यहां से क्या करता हूँ, स्टेप बाई स्टेप डेल्टा क्यू डैश चार्ज इससे इस पे ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, धीरे 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 कितना हो जाएगा, पहले जीरो था, धीरे धीरे कितना हो जाएगा, जीरो से लेके क्यू तक बढ़ता जाएगा। एक तो वो तरीका है। एक तरीका है कि अपने पास फोर्स है तो उससे हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, किसी चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करोगे तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है। तो वर्क डन इक्वल्स टू, ये वर्क डन ही किसमें स्टोर होता है, ये वर्क डन ही किसमें स्टोर हो जाएगा, ये बनेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और यदि हम उसकी यूनिट चार्ज ले लेंगे, ठीक है, यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर वो उसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज से तो बनता है पोटेंशियल, और यदि हम किसी चार्ज की बात करें तो उससे क्या बनता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, फोर्स कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये आपका आ गया डी, ये वर्क डन हो गया। यहां से देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी किसका फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस है दो प्लेटों के बीच में, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा सी से। ठीक है, यही मेरा किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। W इक्वल्स टू यू, तो यू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एक तो ये फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी से सी कैंसिल, दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर।
फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, सेकंड फार्मूला। इसमें क्यू और सी है, इसमें सी और वी है, तो क्यू और वी भी तो हो सकता है। तो क्यू एंड वी को रखने के लिए हम क्या करेंगे, सी को यहां से रिमूव कर देंगे। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, क्यू से क्यू कैंसिल, एक पावर, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ क्यू वी। तीनों फॉर्मूले वैलिड है, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर। अब आपको यदि एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो, एनर्जी डेंसिटी किस प्रकार से निकलती है, देखो, एक तो होती है स्टोर्ड एनर्जी जो कि होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक होती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू डी। प्लेट का एरिया कितना है ए और डिस्टेंस कितनी है डी, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा अंदर, कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, हम भर सकते हैं ए इंटू डी मटेरियल। तो ये यहां से उसको लिखते हैं स्मॉल यू। यू की वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और नीचे डिवाइड किससे करेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस से। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c AD, अच्छा c की वैल्यू क्या है, a, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लूड करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो यहां से और ये इसके सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, भाई सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर देखो मुझे ई स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ऊपर क्यू स्क्वायर है, नीचे ए इंटू ए स्क्वायर है, कमी किसके रहेगी, नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। तो ऊपर हो गया ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट डी, तो डी से डी आप रिमूव कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है 2, तो ये क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारा टॉपिक हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और वहां पर कितना फोर्स होता है, कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज एनर्जी स्टोर्ड के। ठीक है जी, अब हम चल लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस कितनी आती है। सी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक हमने रख दी, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बाद में मानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लेके चलेंगे कैपिटल के। ठीक है, अभी हम यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V है प्लेटों के बीच में। प्लेटों के बीच में ये जब डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है तब कितना है, V है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं व्हेन देयर इज वैक्यूम। ठीक है, इन बिटवीन प्लेट्स, कि जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था
ठीक है, उस कंडीशन के अंदर Q इक्वल्स टू सी नॉट वी नॉट, ठीक है। कैपेसिटेंस मान ली सी नॉट थी और वोल्टेज कितना था, वोल्टेज डिफरेंस कितना मान लिया वी नॉट। तो हम जानते हैं, ठीक है, कि वी नॉट यहां से हमने कितना निकाला था, ये सॉरी सी नॉट कितना आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। भाई प्लेट का एरिया दी ये है, सेपरेशन प्लेट्स के बीच में डी है, तो कितना आया था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये फॉर्मूला हमारा है सी नॉट, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक। तो उस कंडीशन में चार्ज तो उतना ही रहना है, Q इक्वल्स टू, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हम यहाँ पर क्या करेंगे अब इस प्रकार से, देखो ये तो फ्री चार्जेस हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट बोलना गलत होगा कि चार्ज उतना ही रहेगा। हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। जब केवल वैक्यूम है, ठीक है, यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा, और वो होती है सिग्मा एफ फ्री चार्जेस की वजह से, ठीक है। यहाँ पर कोई इंडक्शन नहीं होगा, कोई इंड्यूस नहीं हो रहा, उस कंडीशन में वैक्यूम है, और इसके ऊपर कितना होगा माइनस सिग्मा एफ। तो इसकी वजह से ई नोट जो आएगा, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, लेकिन सिग्मा कौन सा सिग्मा एफ, ठीक है। आप इसको भी इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए कि ई नोट इक्वल टू कितना है सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से ई नोट कितना हो जाएगा चार्ज की फॉर्म में क्यू अपॉन ए क्यू फ्री, ठीक है, क्यू फ्री अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। फॉर्मूला बाद में हम काम में लेंगे। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो क्या होगा, देखो एक स्लैब डाली डाइलेक्ट्रिक की आपने, यहाँ पर क्या होगा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट्स बनेंगे। और हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, जो पिछले हमने वीडियो लेक्चर डाले थे, उसमें हमने क्या देखा था कि प्लस वाले के पास नेगेटिव और नेगेटिव के पास पॉजिटिव जनरेट होते हैं। इस नेगेटिव को हमने बोला था माइनस सिग्मा बी, और इस प्लस को हमने बोला था प्लस सिग्मा बी। सिग्मा पी भी बोल सकते हैं, सिग्मा बी, बी का मतलब बाउंड, ये बाउंड है, ये इंड्यूस्ड है, तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा बी, इधर प्लस सिग्मा बी इधर माइनस सिग्मा बी। तो पहले जब वैक्यूम था, ठीक है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव था, और वो कितना था, वो था अपना ई नोट, ठीक है, जो हमने पहले ही लिख दिया है, कितना था सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट। डायरेक्शन क्या थी, ये डायरेक्शन थी। लेकिन जब इंड्यूस हो गया तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, और ये कितना है, ये अपोजिट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, अब इसको हमने मान लिया ई, ये कितना होगा ई नॉट माइनस ई बाउंड, यही होगा, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट कितना है सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई बाउंड कितना है सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों किया है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो यहां से सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होगा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इसकी वजह से कैपेसिटेंस कितनी है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर देखा जाता है कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी सिग्मा बी, ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ए बी बाउंड वाला, ये डिपेंड करता है, सिग्मा बी डिपेंड करता है
कि आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। यदि आप बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे कि प्लेटों के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनोट ज़्यादा डेवलप होगा। वो यदि ज़्यादा है तो अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होने का मतलब सिग्मा भी ज़्यादा होगा। यदि ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। ई नोट किससे रिलेटेड है? ई नोट कहाँ से आता है? सिग्मा एफ से। तो कहने का मतलब सिग्मा भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सिग्मा फ्री के, कि जितना सिग्मा फ्री ज्यादा हो उतना सिग्मा बाउंड होगा। ठीक है, तो सिग्मा बी इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद में अब देखो सिग्मा बी जब सिग्मा फ्री के प्रोपोर्शनल है तो ये देखा जाता है कि सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बी ये भी प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा एफ के। यानी जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस का मतलब सिग्मा फ्री और सिग्मा बाउंड का डिफरेंस वो भी किसके प्रोपोर्शनल है? भाई डिफरेंस तभी तो बढ़ेगा जब सिग्मा एफ बढ़ेगा। सिग्मा फ्री ज्यादा है तभी तो डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करने को मिलता है कि सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बी इक्वल्स टू, देखो वैल्यू इसकी ज्यादा है या इसकी वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू ये वाली ज्यादा है। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा अपने को सिग्मा फ्री को? जब हम किसी कांस्टेंट के से डिवाइड करें, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ये इसी से आता है कि सिग्मा फ्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बाउंड। तो इसको जब हटाते हैं तो सिग्मा फ्री इक्वल्स टू के आता है। तो यदि मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं के को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। हियर के इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों होती है? सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बी की वैल्यू क्या सिग्मा फ्री से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए कम कब होगी? जब आप नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा हो। यदि 1 भी हो गया तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 तो तब होता है जब वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर सिग्मा बी होता ही नहीं है, तो सिग्मा फ्री इक्वल्स टू सिग्मा फ्री, बैलेंस हो गया। तो के ग्रेटर देन हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल की बात करें तो मेटल के लिए के इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे मटेरियल देखने को मिलते हैं। किसी मेटल के लिए 1.0, किसी मटेरियल के लिए 1.004 है। फॉर एग्जांपल एयर के लिए जब ये 1 एटीएम के ऊपर होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो नियरली इक्वल्स टू 1 ही होता है, लेकिन 1 एग्जैक्ट 1 नहीं होता, 1.004 थी या इस प्रकार से समथिंग कुछ देखने को मिलता है। तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इस सिग्मा फ्री माइनस सिग्मा बाउंड की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। कितने डालेंगे? सिग्मा फ्री अपॉन के, सिग्मा फ्री अपॉन के। तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सिग्मा फ्री अपॉन के। ये तो हमने ऊपर वाले की न्यूमरेटर की वैल्यू डाल दी, नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा फ्री कितना है? क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू फ्री, या फिर हम चार्ज कौन सा ले रहे हैं? क्यू ले रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू अपॉन एरिया के एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी चेंज क्या आ रहा है? जो ई नोट में पहले क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आता था, अब क्या आ गया? नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया? कहने का मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स कम हो जाएगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाइलेक्ट्रिक रखने पर कितना आएगा? जब वैक्यूम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उससे डिवाइड करने पर। ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के, और ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 4। अब हमें देखो अपने पास C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन C इक्वल्स टू Q अपॉन वोल्टेज, यही होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 5 में वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? V इक्वल्स टू ED पैरेलल प्लेट के लिए। इसको D से मल्टीप्लाई कर दो। इसके वैल्यू कहाँ रखेंगे? अब इक्वेशन नंबर 5 में। तो C इक्वल्स टू देखो Q से Q कैंसिल। ठीक है, तो ये A के एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D क्या था? C नॉट। तो C इक्वल्स टू K इंटू C नॉट। कहने का मतलब
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, कितने गुना बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो सी नोट को। वैक्यूम में कितना था उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड, ये आपको क्या आएगा, ये डाइलेक्ट्रिक, ये सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से या डाइलेक्ट्रिक उसकी जो मटेरियल है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, के इक्वल टू कितना है 2 है 4 है 10 से उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर। ये हम किसी भी मटेरियल का फाइंड आउट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल कम हो गया, वोल्टेज डिफरेंस नीचे आता है, वोल्टेज डिफरेंस यदि कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसके पीछे लॉजिक। याद रखना है कि मेटल के लिए के इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, सॉरी के इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, के इक्वल टू 1 होता है वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यदि डाल दिया जाए, अब उसमें प्रॉब्लम ऐसे बनाता है कि डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अलग अलग मटेरियल डालता है, के इक्वल टू 2 डाल दिया, के इक्वल टू 3 डाल दिया, के इक्वल टू 4 डाल दिया, इस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसके कॉम्बिनेशन के ऊपर। कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब है, देखो दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम देखने को मिलते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कब बनता है, यदि आपको कैपेसिटर इस प्रकार से देखने को मिल जाए, इस प्रकार एक कंटिन्यूअस एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो ये तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब होता है इस प्रकार से, ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम इसके अंदर इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और फिर इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहले हम सीरीज के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहां पर हम ले रहे हैं इसको, ये है एन से, इस प्रकार से कनेक्टेड। ठीक है, इसके ऊपर वोल्टेज डिफरेंस है V1, भाई बैटरी का वोल्टेज तो कितना है V है, इसका EMF कितना है, क्योंकि सेल होता है उसकी केमिकल एनर्जी होती है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस। कि वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है बैटरी के ऊपर, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, इसके ऊपर V2 और इसके ऊपर V3। ये कैपेसिटर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसकी कैपेसिटेंस हमने मान ली C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3। ठीक है, क्योंकि सीरीज में है डिफरेंट वोल्टेज क्या है, देखो इसको वोल्टेज इनिशियली यहाँ से क्या है, ये V प्लस मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, यदि नेगेटिव वाला 0 पे है तो N तो 0 पर है और P कितने पे है, V पे है, इसको वोल्टेज अलग मिलेगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है V1, ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है V2 और ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है V3। यहां से जो +2 चार्ज एंटर करेगा तो इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ गया। ठीक है, और इधर कितना है, यहां से -2 चार्ज जाएगा, तो इसके ऊपर आ गया -2 चार्ज। ओके, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -2। अब देखो ये प्लेट देखो, आप ये किससे कनेक्टेड है, मतलब C1 का जो राइट पार्ट है वो C2 के लेफ्ट पार्ट से कनेक्टेड है, एक वायर से, एक मेटल की वायर से। तो +2 की सरफेस के ऊपर जो फेसिंग सरफेस है C1 की राइट वाली, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव। होगा क्या यहाँ से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेंगे और यहाँ पे अक्यूमुलेट होंगे। तो ये कब तक अक्यूमुलेट होते रहेंगे, जब तक फेसिंग सरफेस के ऊपर इक्वल चार्ज ना आ जाए, क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल चार्ज रखना होता है। -Q, अभी आप इस पर डेफिशिएंसी होगी, कितने की डेफिशिएंसी होगी, +Q की। ऐसा ही इन दोनों के बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कब तक आएंगे, -Q चार्ज, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +Q। तो +Q -Q +Q -Q +Q -Q इस प्रकार से
अरेंजमेंट बनता है। कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट। ठीक है, यही आपका कंसेप्ट है, चार्ज इक्वल रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। देखो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा जितना बाहर से सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इतना ही होगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा V क्या है, V तो है जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज टोटल। मान लो कि ये तीनों कैपेसिटर एक ही कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो V इक्वल टू क्या आएगा भाई, जब Q इक्वल टू C भी होता है तो V इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन C। ये तो हो गया इक्विवेलेंट के लिए। ये C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, C आप नीचे सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, EQ इक्विवेलेंट। ठीक है, या फिर रिजल्टेंट CR। अच्छा V1 कितना होगा, जब देखो यहाँ से V इक्वल टू Q अपॉन C है तो V1 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C1 पहले कैपेसिटर के लिए, दूसरे के लिए कितना आएगा, Q अपॉन C2, और तीसरे के लिए V3 कितना आएगा, Q अपॉन C3। वैल्यूज यहाँ पर डाल दीजिए, एंड Q अपॉन C3। ठीक है जी, यहां से इसको सोल्व करेंगे, इधर प्लस Q कॉमन लेंगे, Q कैंसिल किससे हो जाएगा, Q से। तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये नेट कैपेसिटेंस आ गई, इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो C इक्वल टू समथिंग जो भी आ जाएगा। कहने का मतलब 1 अपॉन C कैप इफेक्टिव कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी सीरीज के अंदर देखो, ये वाला फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़े थे। तो 1 अपॉन R उसमें तो पैरेलल में होता है, यानी रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वही कैपेसिटेंस का सीरीज का फॉर्मूला होता है, ये दिमाग में रखना है। अब यदि मान लो कि यहाँ पर N कनेक्टेड है तो प्लस डैश 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 1 अपॉन CN आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हम चल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। पैरेलल को डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल के लिए एक अरेंजमेंट ले लेते हैं इस प्रकार से, यहां से बैटरी सप्लाई कर रहे हैं, ईएमएफ कितना है इसका, V है, V वोल्टेज हमें सप्लाई कर रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 हमने मान लिया। ठीक है जी, अब देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N। ठीक, यहां बीच में कोई वायर नहीं है, यहां बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसको भी V मिलेगा। कहने का मतलब ये P पॉइंट वाला कनेक्टेड है, तो इसको भी उतना जितना पोटेंशियल है उतने पे ये वाला पॉइंट है। यानी C1 जो कैपेसिटर है उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो जितने पोटेंशियल के ऊपर है, ये पोटेंशियल के ऊपर है V के ऊपर। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले को हम V मान के चलते हैं, नेगेटिव वाले को 0 मान के चलते हैं। ये भी कितने पे है, V पे है। अभी पीछे वाले देखो आप, राइट हैंड साइड वाले 0, ये भी कितने पे है, 0 पे, ये भी कितने पे है, 0। तो V माइनस 0 0 पे है, ये 0 पर है। वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, V माइनस 0। कहने का मतलब कितना है वोल्टेज ड्रॉप, V है, इसका कितना है, V। यानी सेम वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, वोल्टेज आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जो कि सीरीज के अंदर चार्ज इक्वल था। चार्ज देखते हैं यहाँ पर, इधर से प्लस Q चार्ज एंटर करेगा, कुछ पार्ट उसका इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इसका इधर चला जाएगा, चार्ज मोबाइल चार्ज कैरियर्स का। कहने का मतलब यदि देखो डिफरेंट होगा, डिफरेंट होने का मतलब आपको मानना पड़ेगा, इसको मान लो Q1, ठीक है, प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2। तो टोटल चार्ज जो आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हो उसको हम लिख सकते हैं, जो आप सप्लाई कर रहे हो वो प्लस चार्ज Q1 प्लस Q2 के इक्वल है। इसी प्रकार से माइनस Q चार्ज माइनस Q1 माइनस Q2 के इक्वल है।
यदि दोनों कैपेसिटर को हम एक ही मान लें, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या माननी पड़ेगी, सी माननी पड़ेगी। तो टोटल चार्ज कितना होगा उस कैपेसिटर के ऊपर, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q, दोनों के सम के इक्वल होगा ना, तो Q इक्वल टू उससे तो क्या आएगा, सी वी आएगा, जो नेट कैपेसिटर होगा एक सिंगल उसके लिए, तो Q इक्वल टू सी वी। सी क्या है, उसकी नेट कैपेसिटेंस, वी क्या है, उसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप। Q1 क्या है, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। देखो वी कॉमन लेके काट दो, कैंसिल आउट, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। अब यदि n कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश 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 n Cn, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा, क्या दिक्कत आसानी से। तो जो फॉर्मूला हमें सीरीज में मिल रहा था रजिस्टर में, वो कैपेसिटर के अंदर पैरेलल में मिल रहा है, ठीक है, ये हल्का सा डिफरेंस। कोरोना डिस्चार्जिंग, कोरोना डिस्चार्जिंग क्या होता है, अभी जो चल रहा है कोरोना उससे डिफरेंट है ये, ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक R1 रेडियस का स्पेयर है और एक दूसरा स्पेयर है R2 रेडियस का। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2, ठीक है, प्लस Q1 प्लस Q2। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हो गई, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हो गई। देखो इसका पोटेंशियल, इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, V1 होगा, कितना होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये होता है KQ अपॉन R। अच्छा V2 कितना होगा, V2 की सरफेस सेकंड स्फीयर की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यही होगा। लेकिन जैसे ही इनको कनेक्ट कर दिया जाए एक मेटेलिक वायर से, मेटेलिक वायर से कनेक्ट करने का मतलब है कि उस कंडीशन के अंदर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि इनको सेम कीजिए, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो Q1 और यहां से अपॉन Q2 इक्वल टू आ गया आपका R1 अपॉन R2, ठीक है, ये आपका आ गया। Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एक बार। यदि मैं, भाई ये तो है चार्ज की फॉर्म में फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन जो हम कैलकुलेट बताना चाह रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, Q1 की जगह हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा 1 की फॉर्म में आंसर। वो कैसे आएगा, देखो Q1 क्या होता है, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, यही होगा, क्योंकि सिग्मा होता है Q अपॉन एरिया, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एरिया, तो Q क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया उसका क्या हो जाएगा Q1। नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है, इक्वल टू सेकेंड वाले के लिए सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हम सेकेंड फॉर्म लेके आना चाह रहे हैं इसकी, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और R1 से R1 से R2, सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 1 अपॉन R1। यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ से Q1 और Q2 के लिए डाल देंगे, उसके बाद अपने आप सोल्व किया आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप इसे सोल्व करो। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, इफ R2 ग्रेटर R1 है, सपोज ये बड़ा स्पेयर है ये छोटा है, तो क्या होगा, यदि आप वायर से कनेक्ट करोगे तब ये देखा जाएगा
कि सिग्मा 1 को ज्यादा होना पड़ेगा सिग्मा 2 से, तभी बैलेंस होगा। यदि R2 ग्रेटर R1 है तो सिग्मा 1 को ज्यादा होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा डेंस होगी, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा पास पास बैठा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो एक जब शार्प मेटल लिया जाता है, जैसे आगे से बिल्कुल क्या है इस प्रकार से शार्प हो, जैसे अपनी निडल आती है, उसका जो ये वाला पॉइंट होता है मेन पॉइंट। अब इसके दो सिरे हैं, जैसे एक बीच में मेटेलिक वायर है, एक यहाँ पर कंडक्टर है, एक यहाँ पर कंडक्टर है, ठीक। इसकी रेडियस क्या है, ज्यादा है, इसकी रेडियस क्या है, कम है। ऐसे हम मान के चले हैं भाई इसका एरिया कितना है, कम है। तो होगा क्या, यहाँ पर इस ये चार्जेस पास 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 आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यदि चार्ज बहुत ज्यादा है तो फील्ड लाइंस इस प्रकार से आउट होंगी। ये फील्ड लाइंस क्या कर देती हैं, जो इसके पास एयर होती है, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। तो उसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि इतने इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही वो अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रख पाएगा। यदि उससे ज्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लगा दिया, जैसे कैपेसिटर की प्लेट है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप डाल रहे हो, उसकी एक लिमिट होती है, वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही क्या करता है, अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन रख पाता है। यदि ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ज्यादा हो जाए तो उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और ये इस एयर के लिए होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। 3 × 10⁻⁶, यदि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यदि डेवलप हो गया तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाएगी और ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, मेटल की तरह। तो कहने का मतलब ये चार्जेस क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। तो उसकी जब चार्ज फ्लो करेंगे तो वो क्या करते हैं, स्पार्क करते हैं, ठीक है। तो अपने को एक लाइट दिखाई पड़ती है, इसको बोलते हैं एक यहाँ पर क्या बनेगा, एक लाइट से बन जाती है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसके पीछे का लॉजिक आप ये समझिए, इसको दोबारा से देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि जिसका एरिया कम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और यदि वो इतनी ज्यादा है कि वो एक डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ को खत्म कर दे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, स्पार्क अपने को महसूस होगा, ठीक है। तो आज हमने कैपेसिटर के बारे में सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, सारी इसकी थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।